में इधर कहाँ तक है, दिख रहा है क्या? ये ठीक है। जितने एक बार आप लोग ट्राई करके देखो इसको, मैं क्रॉस चेक करता रहूँगा इसको। 1 मिनट तो एटलीस्ट मुझे देना ही पड़ेगा इसको। करो बाकी लोग। देखो ये है अपना सोर्स और अपने को ये निकालना है कि इंटेंसिटी कितनी रिसीव होगी किस पे, स्क्रीन पे। ठीक, अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझना कि अगर अपने से पूछा जाए कि अब यहाँ पहले प्लेन मिरर और इसके केस में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है, प्लेन मिरर तो क्या करता था, मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या रखता है, 1। वहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है कि आपने अगर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी उसकी पॉइंट साइज बनेगी, एच हाइट का अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी एच हाइट की रखेगी। मतलब वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ऐसा होता है कि आप डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होती जाएगी, मैग्नीफिकेशन चेंज होता जाएगा। और जब मैग्नीफिकेशन चेंज होता जाएगा तो फिर उस केस में क्या करना होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पे मिरर नहीं है तो इंटेंसिटी कितनी रिसीव होगी, यहाँ पे उसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ तो क्या लिखोगे, व्हेन मिरर इज नॉट प्लेस्ड। अगर मिरर है वो वहाँ रखा हुआ नहीं है तो क्या जाएगा, इंटेंसिटी रिसीव्ड एट स्क्रीन। स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी रिसीव होगी, तो वो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है अगर P पावर का सोर्स है तो P/4 डिस्टेंस वो बताया था मैंने, कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा टोटल 60, तो ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर। यानी ये इंटेंसिटी पहले जो थी उसका ये रिसीव हो रही है, अगर ये नहीं होता तो। अब मुझे ये बताओ ये वाली रिसीव होने के बाद अब क्या होगा, अगर अपन यहाँ पे देखें तो अब हमने मिरर को यहाँ पे रख दिया तो मिरर क्या करेगा, जैसे ही आपने सोर्स लगाया तो देखो ये लाइट गई ऐसे, पहले तो नहीं हो जाएगी ना, ठीक, क्या सारी की सारी इसके अंदर इंसिडेंट हो रही है क्या, नहीं, ये इतना सा पार्ट देखो। अब वो समझो, ये ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है तो सोर्स रखा हुआ है तो मुझ पे कितनी रिसीव हो रही है पावर, वो कैसे निकालूंगा, निकालने का तरीका क्या होगा, देखो एक चीज़ ध्यान से समझना कि ये सोर्स है P पावर का, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, यानी इस सोर्स की रे को फैलाने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो अगर सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हो तो सबके लिए सेम होती है। पर अगर मेरे से पूछा जाए मेरे तक कितनी पावर रिसीव होगी तो कैसे करूं, अब देखो जैसे मेरे से कोई कहे कि इस सर्किल पे रहने वाले सारे जो भी पॉइंट्स है उनको कितनी पावर मिल रही है, तो अगर अपन पावर की बात करेंगे या सॉरी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, P/4 जो भी इसकी रेडियस है वो। पर अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ मुझे कितनी, अगर मैं यहाँ पे आंखें लगा के बैठा हुआ हूँ, जैसे ये है यार, तो मुझसे पूछा जाए कि मेरी आंखों में कितनी पावर आ रही है तो मैं क्या करूँगा, भाई ये आंख भी इस स्फीयर के अंदर लाई करती है, इसका मतलब इंटेंसिटी तो इसको रिसीव हो रही है, वो तो इस वाले स्फीयर के अंदर सबके लिए सेम होगी। पर पावर के लिए क्या करूं, अब इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी तो मुझे पता लग जाएगा। जैसे आप ये समझो कि मान लो कि ये टॉर्च और ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो अपने से पूछा जाए कि ये टॉर्च से कितनी लाइट आ रही है ना, तो मेरे से पूछा जाए कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मेरी आंखों को सर्किल मानते हुए या स्फीयर मानते हुए जो आप यहाँ स्फीयर बना रहे होंगे उन सब पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे उन सब पे रिसीव होने वाली इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। पर मुझे कितनी पावर फील हो रही है अगर पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, अब उस इंटेंसिटी मुझे वहाँ तक की पता है ना, अब क्या मल्टीप्लाई करना है, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी, मेरे पावर निकल जाएगी। यानी मेरी आँख से के एरिया से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये निकल जाएगी कि कितनी इंटेंसिटी कितनी पावर वहाँ पे रिसीव हो रही है। तो मुझे ये बताओ यहाँ से अगर मेरे से पूछा जाए इस जगह पे कि इस पे कितनी पावर रिसीव हो रही है मिरर पे, तो आप मिरर पे कैसे बताओगे, भाई मिरर से यहाँ तक का मैं पहले स्फीयर बनाऊं, देखो ये बड़ी वाली आँख समझ लो इसको, ये बड़ी वाली आँख हो गई ना, ये तो बड़ी वाली आँख हो गई, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का मैं क्या बनाऊंगा, स्फीयर बनाऊंगा। तो स्फीयर बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद में क्या करने वाला हूं,
फिर क्या करूँगा बोलो, उसके बाद क्या करेंगे, इतने से एरिया से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। मान लो अगर ये वाला एरिया बन रहा होगा, ये इसकी रेडियस कितनी मान लेता हूँ r, तो अब आप क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखना चाहिए मुझे, इंटेंसिटी रिसीव्ड एट मिरर, तो वो कैसे निकालोगे, P अपॉन 4 पाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30, तो यहाँ 30 का स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई इंटेंसिटी। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि पावर रिसीव्ड बाय मिरर, तो मिरर के थ्रू कितनी पावर रिसीव हो रही है, तो अपन क्या करें भाई, आ जाएगा P अपॉन 4 पाई 30 का स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको अगर अपन I बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं I, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, अगर ये I बोला जा रहा है तो बताओ ये कितना होगा, 4i हो रहा है ना भाई, देखो ये 60 आ रहा है, तो यहाँ 60 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 30 का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का रेश फैक्टर आ रहा है ना, तो अगर ये I हुआ तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना उसका, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 4i इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये पावर किस पे रिसीव हो गई, स्फेरिकल मिरर पे, पर हमें तो किस पे निकालनी है, स्क्रीन पे। अब ये क्या करेगा, अपनी जो पावर है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और कहाँ पे भेजेगा, स्क्रीन पे। तो यहाँ से देखो ये रे गई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी यूँ, और यहाँ से भी रे जो जाएगी वो स्क्रीन यहाँ जाएगी, है ना। मतलब ये समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या बनी होगी यहाँ पे इमेज, वो इमेज से क्या बनेगा स्पॉट। बात समझ में आई नहीं आई, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्या बनेगी इमेज, तो इमेज से फिर ये इमेज से यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटनेस आना स्टार्ट होगी ना। तो मुझे बताओ, मेरे को एक चीज दिख रही है, देखो ध्यान से, ये और ये दो ट्रायंगल क्या हो रहे हैं सिमिलर। अगर मैंने ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, ये जो v की वैल्यू आ रही है, तो मेरा काम हो जाएगा। और कैसे निकालूं, देखो बाय मिरर फॉर्मूला इमेज क्या आएगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, कितनी डिस्टेंस पे 30 पे, तो यहाँ आ जाएगा 1/v माइनस 1/30। ठीक, ROC है 20, तो वहाँ कितना आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, कितना आ गया ये, v की वैल्यू -15 आएगी, v की वैल्यू क्या आ गई -15। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जिसके लिए ये कितना है 15, और ये बेस कितना है 2r दिख रहा है, इस वाला जी कौन है ना, उसके लिए अपन ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर करेंगे। देखो भले ही इसकी इमेज जो है वो आगे बन रही है, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो केवल ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए देख रहा हूँ ना। तो बताओ अगर ये वाली 15 आ गई टोटल, तो ये बची हुई कितनी होगी 90 थी टोटल, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 75। तो यहाँ देखो ये वाला जो है जिसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बनेगा, उसके लिए कैसे देखोगे, तो देखो ये 15 है तो ये कितना रहा होगा। अब क्या करना चाहिए मुझे, दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या करें, रेशियो से निकाल लेंगे, क्या जाएगा देखो 15 इसका परपेंडिकुलर, बेस कितना 15, तो इसका परपेंडिकुलर बेस कितना 2r, इसका परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है 2x, क्योंकि अपन इसकी x रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो x और r में अपने को रिलेशन पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आई, से कितनी बार कैंसिल 5, ये से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या पता लग गई है मुझे, x की वैल्यू, है ना, किसकी फॉर्म में 5r की फॉर्म में। तो अब मुझे अगर ये बताना हो कि यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, तो अब आप कैसे बताओगे, ध्यान से देखो अभी आपने एक चीज लिखी थी, स्फेयर पे कितनी पावर रिसीव हो रही है, अच्छा इसके लिए लिखोगे तो कितनी आ जाएगी, मुझे इसकी इंटेंसिटी निकालनी ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बताओ, ये वाले सर्किल का एरिया क्या लिखोगे
पाई एक्स स्क्वायर, तो मैं ये लिखूंगा ना कि I1 मान लो इंटेंसिटी जो रिसीव हो रही है इंटू पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी 4i इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना क्या है I1, तो यहां आ जाएगा I1 इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल 4i आर स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह क्या करोगे 5r का स्क्वायर, तो कितना आ गया देखो 4i अपॉन, है ना। तो अब मुझे क्या बताना है नेट इंटेंसिटी। नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले आई थी और इसकी वजह से कितना हो गया 4i/25, तो कितना आंसर आ जाएगा 29 अपॉन 25 इंटू आई। अब देखो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि आपने इन दोनों को बराबर क्यों किया, आपने क्या किया भाई, ये दोनों को बराबर क्यों किया। ठीक, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये एक्चुअल में इसके लिए अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ी ना हुआ, उस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है इमेज, तो उसी इमेज ने तो जो स्पॉट इधर की तरफ बनाया उसी का रेशो तो इधर की तरफ आया। तो अपन ने बेसिकली यहाँ क्या किया है, देखो ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है पावर, तो अपन ने पावर को ही तो इक्वेट किया। मैंने आपको बताया था किसी भी अगर अपन उसके लिए देखेंगे तो हमेशा रिसीव होने वाली जो चीज़ होती है वो कौन सी सेम रहती है, पावर। अगर मेरे से पूछा जाए कि ये ट्यूबलाइट है ना, इस ट्यूबलाइट से अपने कितनी पावर आ रही है, तो पावर सबके पास बराबर आ रही है, पर अलग क्या होती है इंटेंसिटी। अगर मैं पास चला जाऊंगा तो पास जाता जाऊंगा तो मेरे क्या होगा, जो एरिया है पास जाने वाला वो क्या है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो आप कहोगे उसके अंदर छोटा रहेगा, इसलिए मुझे क्या ज़्यादा दिखेगी इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर एक ही लाइन में हम जो भी देखेंगे तो सबके लिए क्या आने वाली पावर सेम रहेगी। तो कोई भी अगर P पावर का सोर्स है तो सबको कितनी ही सप्लाई करेगा P पावर ही, पर डिफरेंस क्या रहेगा वहाँ पे इंटेंसिटी। ठीक है ना, चलो ये एक ऐसा एग्जाम्पल जो है ना वो ध्यान में रखना, इसका यही मेथड होगा, कोई अलग डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ये का यही करना है हर एक। यहाँ पे यहाँ वाले के लिए ना, तो वो तो उस सर्किल में जो लाई कर रहे होंगे उन सब के लिए लिखी है मैंने। ये तो एक अलग ही स्क्वायर है और जब इस स्क्वायर का हर पॉइंट देखेंगे, हाँ इसके डिस्टेंस देखेंगे, हर जगह अलग अलग आएगी, सबके लिए अलग अलग। तभी तो मैंने इतना सा सर्किल लिया कि मिरर को कितनी रिसीव हो रही है, क्योंकि और भी जो पार्ट होगा उसके लिए तो वाली चीज़ अलग अलग हो सकती है ना, इसलिए तो मैंने इतना सा पार्ट लिया कि मिरर उसको कितना रिसीव कर रहा है वाली चीज़ को, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना सा सर्किल लिया। इसकी वजह से भाई ये जो कोन बना ना वही उसी का तो पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर बनेगा, अब वो मैग्नीफाइड बन रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो इंटेंसिटी कौन सी रिसीव होती, केवल एक, जो पावर के रखे होने की वजह से होती। पर स्फेरिकल मिरर ने क्या किया कि यहाँ पे पहले खुद ने पावर रिसीव करी और फिर उन वाले को क्या करा, भेजना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गोला बना। अब वो मैग्नीफाइड इसलिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस कम थी, मिरर से उसकी डिस्टेंस क्या थी, कम। अगर उसी जगह पे जैसे जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करोगे ये जो सर्किल है उससे अकॉर्डिंग होता जाएगा। जैसे वो नहीं देखा क्या तुमने यार, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, वो भी तुम लोगों ने देखा होगा। मान लो जैसे एक कोई लेंस ले रखा है, लेंस का अपन ने पेपर पे कोई लाइट गिराई तो आपने देखा होगा इधर उधर खिसकाते जाओ तो गोला बड़ा छोटा होता जाएगा। आपने तो क्या करा था, आपने बेसिकली किया क्या, वहाँ पे लाइट जो आ रही थी वो पहले किस पे रिसीव हुई, लेंस पे, फिर लेंस पे रिसीव होने पे अब लेंस का कुछ ना कुछ सर्किल बन रहा होगा उसी पे तो वो रिसीव हो रही थी। फिर उस लेंस ने क्या किया, या तो उसको मैग्नीफाइड करते तो वो गोला बड़ा हो जाता, मैग्नीफाइड नहीं करते तो वो गोला छोटा हो जाता है, तभी तो वही चीज़ इसके अंदर हो रही है। तो ये सारी चीज़ जो है ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वजह से इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो इसके लिए एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा का होमवर्क के लिए लिख लो ताकि आप लोग इसको सॉल्व। ठीक है, केस ऐसा है, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना। अब देखो एक बार मेथड समझ में आ जाए तो क्या दिख, यहाँ पे उसने कहा है कि ये कॉन्वेक्स ऐसा है और यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे इससे भी कितने पे बेटा 30 सेंटीमीटर है और इससे भी 30 सेंटीमीटर है। ये लिख लेना ROC ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ROC ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर।
अब आप क्या करोगे जल्दी से मुझे बताओ, अगर अपन ये तो लिख लिख के सॉल्व कर रहे थे, अब मुझे बताओ करना क्या चाहिए। पहली चीज सबसे पहले अगर मिरर नहीं होता तो इंटेंसिटी रिसीव्ड क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई 30 का स्क्वायर। ठीक, पहली जो चीज कि यहाँ पे आ जाता I इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई 30 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने में क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस पर कितनी रिसीव हो रही है। तो कैसे निकालूंगा कि हमें पता है कि इस पर रिसीव होने वाली कितनी है, यही है। इस पर रिसीव होने वाली कितनी है, यही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि आएगा पी अपॉन 4 पाई 30 का स्क्वायर। ये तो आपने इंटेंसिटी भेजी, इस पर रिसीव होने वाली पावर पाई आर स्क्वायर, ये कर दे। तो इस पे अपने किस पे पहुंच गई है, मिरर पे। अब ये क्या बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा। तो इमेज में क्या करेंगे, यहाँ पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u की जगह पॉजिटिव की नेगेटिव, रियल इमेज है कि वर्चुअल, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने रखा हुआ है। यहाँ क्या जाएगा -1/30 और यहाँ क्या जाएगा +1/10। 20 ROC बोला है ना मैंने, 30 नहीं 20 करो। ठीक है, क्या आएगा अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। v की वैल्यू कितनी आ गई, 30/4, कितना 7.5, यही आएगा। ठीक है, 7.5 का मतलब कहाँ बना, कहाँ बना। अब देखो इसका रे डायग्राम थोड़ा सोचना, अगर आप लोग इसको एज्यूम कर सकोगे तो आप लोग समझ जाओगे। यहाँ से यूँ गया, ये फैलाएगा इसको, ये भी फैलाएगा। फिर इनको रे को जब आप आगे बढ़ाओगे, इस रे को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे ही मीट करती हुई नज़र आएगी। कितनी डिस्टेंस पे, 7.5 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या होगा बोलो, मुझे ये देखना है कि स्क्रीन का कितना पार्ट ले रही है। तो क्या करें, ले लो भैया स्क्रीन का पार्ट, ये हो गया हमारा स्क्रीन का ये वाला पार्ट। अरे क्वेश्चन में अपने को क्या है, अगर डर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या है कि ये और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर 7.5 बटे बेस कितना 2r, इसका परपेंडिकुलर कितना, देखो ये 60 तो ये है और ये 7.5, कितना हो गया 67.5 और इसका 2x। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 67.5 बटे इंटू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही जो मैंने बताया था कि अब इस पर रिसीव होने वाली पावर क्या लिखोगे कि I1 इंटू पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। बताया था ना ये अभी, क्योंकि ये तो सेम ही आ रही थी, सेम डिस्टेंस पे वो थे। तो बताओ I1 ही तो निकालना है, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया I इंटू यहाँ जाएगा आर स्क्वायर बटे, कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 981 है ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, गलत, प्लस आई भी तो आएगा। टोटल इंटेंसिटी पूछी है ना, तो I/81 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 82/, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना। अब लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो, तो टीपने की जो तुम्हारी हैबिट है वो छोड़ दो। नेक्स्ट एक और टाइप लिख लो, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज, कि मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती जाती है, और हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरी करता है। क्यों, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये है कि हॉट एयर के बीच में ये होता है, जैसे कोई भी हवा अगर गर्म होती जाएगी तो ऊपर की तरफ मूव करती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं। वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से स्टैटिक मोशन किसी भी एयर पार्टिकल का पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ
कांच के सारे पार्टिकल एक जगह ही रहते हैं, है ना, इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 वो फिक्स रहता है। ठीक है, वाटर के अंदर अगर अपन कह रहे हैं, वैसे अपन मान के चलते हैं एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, पर अगर वाटर स्टैटिक है, कहीं नहीं जा सकता, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 4/3। पर अगर ऐसा ही होने लग गया कि आप वाटर को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो या एयर गर्म कर रहे हो, मैंने बताया था ना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, उनके बीच में ऑसिलेशंस बढ़ेंगे, तो पार्टिकल का एक जगह रह पाना पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। ठीक है, तो उसी का एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, वो लिख लो, उसका भी सेम एक ही पैटर्न है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, the refractive index varies mu is equal to mu naught under root of 1 plus ay. Mu is equal to mu naught under root of 1 plus ay, where a is 2 into 10 to the power minus 6. ठीक है, a person of height 2 meter stand on a level surface. Beyond what distance he will not able to see runway. अरे तू चेक करता रहना एक बार। Beyond what distance he will not able to see runway. वो रनवे मतलब वही चमकना नज़र आ जाता है ना यार, बताई थी क्या वो चीज़ें TIR वाली। मैंने क्या कहा था कि मतलब अगर अपन रोड पे चल रहे होते हैं तो अपन दूर रहते हैं तो अपने को दिखता है रोड यार पानी भरा हुआ है, पानी नहीं भरा होता वो चमक रहा होता है। फिर जैसे अपन वहाँ तक पहुँचे तो अपन भी सोचते हैं यार ये क्या हो गया, वो पानी गया कहाँ। फिर और आगे देखते हैं तो वहाँ फिर पानी भरा हुआ रहता है। ज़्यादातर मैंने तो खुद के साथ तो ऐसा देखा ही है। तो आप ये देखना, और ये किस पे होता है, जो भी आप देखोगे सीमेंटेड, या फिर अगर मान लो अगर उस जगह पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो। अब देखो मान लो कि ये अपना पर्सन है, ठीक, तो अपने हमेशा रे कहाँ से चलेगी, रे कहाँ से चलती है अगर अपन देखें तो कौन देखना चाहता है, ये आदमी, ठीक है। यानी ये तो क्या हो गया अपना ऑब्जर्वर। रे कहाँ से चलेगी, ऑब्जेक्ट से। किसको देखना चाहता है, रनवे को। तो चलो ये है हमारा रोड, 2 मीटर का आदमी है, ए की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁶ पर मीटर, मीटर इनवर्स जो भी है ना। अब ये यहाँ से जैसे मैं कहूँ, अब आप सोचोगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो हुआ इस वजह से कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट से रे चलेगी तो धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो तो हाइट बढ़ेगी तो वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। मतलब जो आदमी की हाइट है वो खुद डेंसर मीडियम में, और उसके पाँव जो है वो किस में, कहने का मतलब ये है ना। तो जब ये उसके अंदर है तो यहाँ से रे चली, ठीक। अब यहाँ से रे चलने के बाद किधर की तरफ जाएगी, आंखों की, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर अपन TIR कराना चाहते हैं तो TIR के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर मैं यूँ ऐसे बनाऊँ, ये तो इसका स्लोप हो गया, जो भी हो गया, ये थीटा एंगल मान लो, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे ये जो रे है बाहर की तरफ जब निकल रही होगी, अपन ने TIR के अंदर क्या देखा था, जब डेंसर मीडियम से रे चलती है और किधर जा रही होती है,
रेयर मीडियम की तरफ, तभी TIR के चांसेस होते हैं। तो अगर रे यूं चली गई तो क्या इसके आगे अब वो देख पाएगा क्या? मतलब अगर मैं इसके यहाँ पे देखूँ तो इसके पहले वाला पार्ट जो है वो तो देखने लायक था, इसके बाद वाला पार्ट तो देखने लायक नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो सारा चमकता हुआ नजर आएगा, सारे के सारे में क्या दिखाई देगा उसको? पानी। तो जब वो वाला पार्ट अगर मुझे बताना है कि कितना होगा तो कैसे चेक करें? क्या मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, है ना? समझना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी है? म्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस AY, क्योंकि कंटिन्यूसली हाइट के साथ साथ ये क्या होता जा रहा है? वेरी कर रहा है। तो मुझे बताओ y डिस्टेंस पे जाके जहाँ पे ये था मैंने एक dy का एलिमेंट ले लिया, मतलब इसके आंखों तक की जो स्लैब थी ना वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके लिए मैंने जो थिकनेस ली वो कितनी हो गई? dy। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर स्नेल लगाऊं क्या जाएगा? n नोट, यहाँ पे तो n नोट था क्योंकि y की वैल्यू 0 है ना, तो y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी म्यू नॉट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे एंगल कितना है? सही है ना? यहाँ पे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? n, और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन IC, सॉरी साइन I। अपन ने स्नेल्स लॉ लगाया उसके अंदर यही तो करा। अब मुझे एक चीज बताओ, n, सॉरी यहाँ म्यू नॉट कर देना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे म्यू नॉट तो म्यू नॉट हो गया, ये कितना है? 1। यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस AY, और यहाँ क्या आ गया? साइन I। तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया? तो साइन I की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ। ठीक। अब मुझे बताओ ये एक टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कर्व को ही तो फॉलो करते हुए जा रहा है। ये आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने ये लाइन क्यों बनाई है, ये एक टाइप से इस कर्व की लाइन बनाई हुई है। अगर मैं इस पे देखूं तो ये जो मैंने टेंजेंट खींची हुई है उसका स्लोप ये थीटा ही होगा, बहुत छोटे से उस पर अगर अपन बात करें तो। मुझे एक चीज बताओ, ये थीटा है और ये एंगल आई है, क्योंकि देखो ये हाइट है 2 मीटर, ए की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁶, मतलब वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे इसको तो वेरिएशन बहुत स्मॉल हो रहा है, और जब स्मॉल होगा तो ये कर्व एक टाइप का ट्राइंगल ही तो बनेगा। तो ट्राइंगल बनेगा तो मुझे बताओ ये आई, ये थीटा, ये 90, तो अपन क्या लिखेंगे? आई प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू, तो यहाँ से बताओ आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा आया, है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये साइन आई है और स्मॉल है तो स्मॉल में अपन क्या लिखते हैं? साइन आई को आई और टेन आई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर आई स्मॉल होगा तो साइन आई इज ऑलमोस्ट टेन आई। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूंगा तो क्या आएगा? टेन आई इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना? तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? ये आ गया 10i इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू कॉट आई। इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया तो 1/10i तो हो गया कोट आई, और 1/cot थीटा क्या हो गया? tan थीटा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके लिए मैं क्या अगर tan थीटा लिखना चाहूँ तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? dy/dx, यही होता है। और कोट आई की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है? आपने tan i की वैल्यू कितनी बताई है? ये ऑलमोस्ट tan i की इक्वली बोला था ना। तो यहाँ क्या है? देखो ये 1/√, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 1 + 2 + ay। ठीक है, तो मुझे बताओ कोट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, यहाँ पे ये साइन आई की इक्वल था ना, तो कितना आ जाएगा? √1 + ay, तो ये कितना आ गया? √ay।
तो अब बताओ इसकी अगर अपन बात करें, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाली चीज आ गई है, तो अब बताओ यहाँ पे अपने को किसके इक्वल निकालना है, कोट आई के। तो कोट आई की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी dy बाई डी एक्स। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय 1। तो ये आया dy अपॉन रूट ऑफ ए रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 1 अपॉन रूट ए वाई की पावर -1/2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक, अब अगर अपन यहाँ देखें तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 थी जब y की वैल्यू भी क्या थी 0। डिस्टेंस अपने को ये देखना है कि कहाँ तक ये देख पाएगा, तो ये x हो गया और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर। तो यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए वाई की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये 0 से लेके 2 इज इक्वल टू एक्स, फ्रॉम 0 टू x आ गया। तो देखो ये कितना हो गया 2 अपॉन रूट ए, कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू देखो कितनी आएगी 2√2 बटे रूट ऑफ ए। रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी √2 इंटू 10⁻³ ये x की वैल्यू आ गई। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3। ये किस में आया, मीटर में, यानी कितना आ गया x की वैल्यू, यानी ये आदमी जो है वो 2 किलोमीटर तक तो इजीली देख पाएगा, उसके बाद टी आई। तभी तो आपने देखा होगा और पता भी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हाईवे पे ही ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है, अपने नॉर्मल रोडों पे नहीं होता। रीज़न उसके पीछे, जैसे मान लो देखो 2 मीटर के तो अपन होते भी नहीं है ना, पर नॉर्मल अगर आप देखोगे 1.7 1.8 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये जो भी आंसर आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा, 1.5-2 किलोमीटर के बीच में आ जाएगा ना। तो उस अकॉर्डिंग अपन देख पाते हैं। और आप लोग इसको जब कहीं पे जा रहे हो ना तब नोटिस भी करना, ये सारी जो चीज़ होगी स्ट्रेट रोड पे ये फॉलो होती है। जो जिन्होंने कर लिया वो इस बारे में सोचना है कि एक ग्लास का ट्रायंगल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ऐसा दे रखा है, एक लाइट है वो ऐसे गई है और ऐसा बोला हुआ है कि लाइट जो होती ना वो नेक्स्ट मीडियम में नहीं जाती, नेक्स्ट मीडियम में नहीं जा रही है। तो इस ट्रायंगल, जो ग्लास का ट्रायंगल आपको दिखा रखा है, उसका एंगल थीटा कितना हो। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 0। इसलिए यहाँ पे अगर भले ही मीडियम 3/2 का है ग्लास का, पर लाइट देखो 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो 0 पे रिफ्रैक्ट हुई है, पर यहाँ कितने पे इंसिडेंट हुई है, दूसरी वाली सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, बताओ, बिना पेन चलाए बताओ। ये थीटा तो ये भी, यहाँ नॉर्मल यू बनाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा 90 माइनस थीटा। हमारे को हमेशा क्या करना होता है, जब भी TIR कराना होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू IC। तो क्या लेना चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू पता होती है क्रिटिकल में, साइन IC की। तो दोनों तरफ क्या ले लूँ, साइन। तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू साइन IC। थोड़ा बहुत फील करने की कोशिश करो, साइन 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू साइन IC। तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो 1 अपॉन म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम से अगर आप देखोगे तो म्यू ज़्यादा कौन है 3/2, तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू 3/2 आई। तो अपन ये लिखेंगे cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2/3, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब मैंने कहा था ना, अब ये क्वेश्चन जो आया था इसके अंदर वैल्यूज़ दे रखी थी कि एंगल डिग्री में दे रखा था। तब मुझे बताओ कौन बता सकता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो आसपास इसका आंसर दे रखा था 56.5, ठीक है ना। तो ये वहाँ देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी वैल्यूज़ होगी ना आपको आसपास के अंदर दे रखा है।
ठीक है ना? नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रही, 49.5। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रिज्म। देखो पहली चीज, प्रिज्म काम किस लिए आता है? प्रिज्म होता क्या है? किसमें? अच्छा, और भाई देखो अगर अपन चाहते हैं डिस्पर्स कराना तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रिज्म और सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन होती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो यहाँ से बाहर निकलना, लेफ़्ट साइड में है मुकालानी सर्किल है, उससे हल्का सा आगे जाओगे तो राइट साइड में लाइट हाउस लिखा हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के झूमर दिख रहे होंगे। आपने देखा होगा झूमर की क्या वैल्यू होती है? कुछ होते हैं 70,000 के, कुछ 5,000 के, कोई 20,000 का, कोई 1.5 लाख का, कोई 5 लाख का। मतलब क्या होता है? कांच तो लगा होता है। उस झूमर की ख़ास बात ये होती है कि हर एक पे लाइट गिरेगी और हर एक से ही, मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, वो सोचते हैं ना भाई क्या यूँ लटकाया तो सही इसमें तार बांध के, और क्या है, पर उनकी वैल्यूएशन ये क्या है कि हर एक पे लाइट इंसिडेंट होगी और हर एक पे TIR हो रहा होगा और वो चमकते हुए नजर आएंगे। नहीं तो आप वो झूमर लोगे क्या जिसके अंदर वो चमक ही नहीं रहा होगा? देखते तो अपन वही है ना कि यार ये देखो, अगर जैसे मान लो आप कोई भी रेडिसन वगैरह या ऐसे कोई 5 स्टार होटलों में जाओगे, सबसे पहले शुरुआत ही वहाँ पे यही होगी, ये वो बड़ा सा झूमर वहाँ लगा के रखेंगे, गेट के वहीं लगा देते हैं भाई देख लो, अगर जाना हो यहाँ से निकल लो, रेट तो अपने आप ऐसी आने वाली कि हम इसका तो चार्ज तुम्हारे से ही लेंगे, है ना? तो वो ऐसे अलग अलग तरीके के झूमर लगे रहेंगे। तो उनकी मेन खास बात जो होती है, आप देखना उसमें ग्लास को शेप प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ग्लास को शेप प्रोवाइड करने से क्या होता है, लाइट यूँ सीधी आ रही थी, डेविएट कर दिया तो उधर चलेगी, फिर दूसरे वाले ने फिर डेविएट कर दिया, फिर इस पे चलेगी, ऐसे कर करके सब पे लाइट गिरती है और उन सब में TIR हो रहा होता है। इसलिए उनकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो जितना बड़ा आप झूमर लेते जाओगे, और अपने मूवी वाले क्या करते हैं, एक ही बार में झूमर तोड़ देते हैं, फ्री, हीरो उस पर कूदेगा और वहाँ पे फ्री हो गया, वो जिसकी भी मेहनत थी ना वो सब वहाँ पे फ्री। तो इसके अंदर पहला काम तो ये होता है, एक तो डिस्पर्जन करवाना, एक लाइट को डेविएट करवाना, मतलब लाइट को अगर अपने पाथ से आपको घुमाना है तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। और तीसरा, अगर आप चाहते हो कि लाइट से आप TIR करवाओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप इसके अंदर भी करवा सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी ना आपको कि ब्लैक बॉडी, वो मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली अपन ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। हीट ट्रांसफ़र के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी जिसमें एक छोटा सा केविटी आपको बताई थी, मतलब कि उसमें लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर अंदर ही अंदर हो गए तो सारी लाइट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना? वैसे ही इसके अंदर भी होता है। अगर मान लो आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर ग्लास का बनाया जिसके अंदर लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, मतलब उसी के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो होगी उसके जो चमकने की जो चीज़ होगी वो बढ़ जाएगी। जितने TIR आप बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा वो चमकेगी। तो प्रिज्म के 3 यूज़ होते हैं, पहला डिस्पर्जन, दूसरा लाइट को अपने पास से डेविएट करने के लिए, और तीसरा TIR, है ना? अब इसमें होता क्या है, एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने देखा हो तो हर एक वो चीज़ प्रिज्म कहलाएगी जिसके अंदर आपने ग्लास को थोड़ा सा शेप प्रोवाइड कर दिया। जैसे आपका स्केल होता है, स्केल के अंदर हल्का सा वो उठा हुआ रहता है ना, भले वो बहुत कम उस पर उठा हुआ रहता है, पर वो भी क्या हो गया, प्रिज्म। आप कभी ऐसा देखना कि जो ग्लास होगा ना, ये स्केल जो होगा, उसको ऐसे करके देखना लाइट की तरफ, आपको क्या हो जाएगा, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये प्रिज्म मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा कल। आप लोग देखना, जैसे मैं सामने रखूँगा उसको, आप लोग खुद देखोगे मेरी आंखें ऊपर उठी हुई नज़र आएगी, आप लोगों को रहेगी तो वहीं पे, पर नज़र कहाँ ना आएगी, ऊपर उठी हुई। तो कारण उसके पीछे
ऑब्जेक्ट से रे गई, यानी यहाँ से रे चली, उसने क्या करा, दो जो उसके पास सरफेसेस थी उससे उसने क्या कर दिया, लाइट को डेविएट कर दिया। डेविएट होने से क्या हुआ, लाइट यूँ खिसक गई आपकी तरफ। तो मेरी जब उस रिफ्लेक्टेड लाइट को आपने बाहर की तरफ ऊपर बढ़ाया तो वो आंखें किधर हो गई, ऊपर नजर आ गई। इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है, मतलब जितना आपने यहाँ पे उसको स्लोप दे रखा है वो। अब देखो इसका रे डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना। मान लो कि ये लाइट यहाँ से आई, पहली कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक, यहाँ पे बार वाला मीडियम अपन कुछ मान लेते हैं, ये I1 एंगल है जिस पे ये इंसिडेंट हुई, जानी कैसे चाहिए थी, और ये ऐसे चली गई, ठीक, दूसरी वाली पे इंसिडेंट हुई। अब इसके लिए नॉर्मल बनाया मैंने, ये जानी कैसे चाहिए कि ये सीधी बढ़ जाए यूं, पर कैसे चली गई, ऐसे। तो ये था I1, बाहर निकलने वाला एंगल हो गया I2, ये एंगल हो गया R1, R1 ही हुआ ना, नॉर्मल इसके लिए ये है, और इसके लिए नॉर्मल R2, ठीक है। तो मुझे बताओ डेविएशन कौन सा हुआ। अगर अपन देखें तो आपने लाइट को कितना घुमाया, लाइट यूं जा रही थी और कैसे चली गई यूं, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यही तो हमारा डेविएशन हुआ, है ना भाई। अगर मैं ये कहूं कि ये del1 है और मैं ये कहूं कि ये del2 है, तो मेरे लिए ये डेल जो है वो क्या है, टोटल डेविएशन बाय इंसिडेंट रे। del1 क्या है, डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, और del2 क्या है, डेविएशन फ्रॉम सेकंड सरफेस। अब मुझे बताओ del1, del2 और delnet में क्या रिलेशन है। एक सीधा सा दिख रहा है अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो, इंटरनल एंगल का सम। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि मान लो अगर मैं ये कहूँ कि ये ट्राइंगल ABC, यहाँ इंसिडेंट हुई तो ये O, ये हो गया O डैश, ये बोल देते हैं P और ये बोल देते हैं Q। तो मुझे क्या दिख रहा है, फ्रॉम ट्राइंगल O डैश P से क्या लिखोगे, इंटरनल एंगल सम इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल सम, क्या जाएगा, del1 प्लस del2 इज इक्वल टू delnet। अच्छा del1 की वैल्यू क्या होगी, del1 की वैल्यू देखे तो क्या आएगा, मुझे पता है कि I1 इज इक्वल टू R1 प्लस del1 होगा ना, ये जारी थी और ऐसे आना चाहिए, तो मैं del1 क्या लिख सकता हूँ, I1 माइनस R1, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ del2 क्या होगा, अपन ये लिखेंगे कि I2 इज इक्वल टू R2 प्लस del2, यहाँ से del2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 माइनस, यहाँ तक क्लियर। तो अगर मैं यहाँ delnet की वैल्यू निकालूँ, delnet तो क्या जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो यहाँ से क्या आ गया, delnet इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यही करेंगे। अच्छा और चीज बताओ, यहाँ पे क्या चीज पता लग रही है मुझे, अरे यार वो पैरेलल स्लैब थी, ये इंक्लाइंड उसमें थी। नहीं, मैंने ये कहा था कि पैरेलल स्लैब पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल से इंसिडेंट, तभी तो वहाँ पे क्या होता था, एक ही मीडियम में इंसिडेंट एंगल जो होता था, यहाँ पे जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे गई, रिफ्रैक्ट हुई तो ये R1 कहते थे, तो ये भी R1 कहते थे। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी थोड़ी ना लगाते थे, तो मैथ्स लगाते थे कि Z बन रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये Z है तो यहाँ पे ये एंगल R1 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, R1। तब जाके अपन बोलते थे कि सेम मीडियम में आ गई तो यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी। पर यहाँ पे तो सरफेस क्या है, इंक्लाइंड। और जब सरफेस इंक्लाइंड है तो ये दोनों थोड़ी कह सकते हैं कि R1 और R2 इक्वल होंगे, वो तो मिनिमम के केस में इक्वल हो सकते हैं। मतलब जब थिन प्रिज्म होगा
या कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन होगी जिसके अंदर ये R1 R2 इक्वल हो सकते हैं, बाकी हर केस में इक्वल होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब बताओ और क्या चीज़ दिख रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस और इसको देखो क्या चीज़ दिख रही है। चल रहा है ना? हाँ, तो ऐसे सस्पेंस में मत रखा कर, देख तो ऐसे रहा था। बताओ यहाँ पे क्या और क्या चीज़ दिख रही है? मैथ्स वाले हो यार, थोड़ी मैथ्स लगाओ, ज्योमेट्री। ये एंगल बताओ कितना है? 180 माइनस ए होगा। कैसे? हाँ भाई, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना वो, तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? तो पहले तो मैं ये कहूँ कि फ्रॉम ओ ए ओ डैश क्यू क्या चीज़ लिखेंगे भाई कि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू का सम 180। सही है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल क्यू की वैल्यू 180 माइनस ए, ये चीज़। अच्छा, फ्रॉम ओ डैश क्यू के हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू का सम भी 180 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस R1 प्लस R2। अब ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो बताओ दोनों अगर बराबर है, 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ आया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है जिसे इक्वेशन बी बोल दिया, ठीक, और ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या पता लगी कि मुझे ये पता लगा कि डेल नेट जो वो आया I1 प्लस I2 माइनस ए आ गया। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता लगी कि I1 प्लस I2 का सम जो आया वो ए प्लस डेल नेट आ गया, है ना। तो देखो टोटल इमरजेंट एंगल पता लग गए मुझे, मतलब जितने से लाइट इंसिडेंट हुई थी और जितने से बाहर निकली थी उनका सम, और जितना रिफ्रैक्ट हुई उनका सम पता लग गया। अब मुझे बताओ मिनिमम डेविएशन हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फॉर मिनिमम डेविएशन कि लाइट जो है कम से कम डेविएशन आए, तो क्या करें? मिनिमम डेविएशन के लिए तुम क्या कहोगे कि जितने एंगल से निकली थी उतने एंगल पे बाहर निकल जाए, वही तो मिनिमम डेविएशन होगा ना भाई। एंटर जितने एंगल पे की थी उतने एंगल पे क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो वहां क्या हो गया कि I1 इज इक्वल टू I2। तो जब ये वाला केस होगा तो सरफेस क्या हो चुकी है? पैरेलल एक टाइप से, तो उसमें R1 R2 भी क्या होंगे? बराबर। बताया था ना अभी मैंने, जो इसने मेरे से पूछा था कि आपने ये वाली चीज़ क्यों ली, मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लो कि ये जो प्रिज्म है वो बहुत थिन है और अपन ले रहे हैं अप टू 5 डिग्री तक की ये सारी चीज़ें, मतलब कम उसके लिए। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या आया? I1 I2 क्या होंगे? बराबर, यानी जितने पे इंसिडेंट हुई थी और जितने पे बाहर निकली दोनों बराबर है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी बराबर है। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन बी से क्या पता लगा? R1 प्लस R2 A था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2R इज इक्वल टू A, तो R की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ये C बोल देते हैं, तो C किससे क्या पता लगा? देखो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल मिनिमम, ये ध्यान में रखना। अब डेल नेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 आ गई। तो मुझे एक चीज बताओ, R पता है, I पता है, तो पहली सरफेस को अगर मैं देखूं फ्रॉम सरफेस 1, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? बाहर क्या है? एयर मानो तो एयर मान लो, या मीडियम मानो तो मीडियम मान लेना। μ1 भी मान सकते हो, सॉल्व करने के लिए आप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं म्यू, आप μ2 भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ क्या लगाओगे? μ1 साइन I इज इक्वल टू I1 थोड़ी लिखेंगे, मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं ना अपन तो I1 और I2 बराबर है तो डायरेक्ट I लिखूंगा ना।
और क्या लिखोगे μ2 इंटू साइन आर। तो मुझे बताओ साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी μ2 बाय μ1, या मैं इसको म्यू रिलेटिव कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो कैसे निकालो, क्या आई की वैल्यू पता है क्या, ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन आर की वैल्यू इज इक्वल टू, आंसर आएगी साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। यानी अब इससे कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म तो कैसे निकालोगे, मिनिमम डेविएशन दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, और आपको पूछा हुआ है कि बताओ उसके लिए वैल्यू क्या होगी, इसी से निकलेगा। दूसरा, आपको अगर ये कंडीशन दे रखी है कि दो रिफ्रैक्टेड एंगल दे रखे हैं, है ना, और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, और मिनिमम डेविएशन दे रखा है, मतलब इसमें कोई दो चीज़ें दे रखी होगी और आपसे तीसरी चीज़ पूछ ली जाएगी। तो ये फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखना है प्रिज्म के लिए कि दो जब सरफेस मीडियम की अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड होती है तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आता है वो इतना निकल के आता है। डेविएशन डेल 1 पूछा जा सकता है, डेल 2 पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब मेरे से अगर पूछा जाए मिनिमम डेविएशन बताओ तो कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा तो। यहाँ देखो अब उसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आएगा अगर ऐसे देखोगे तो। पहले तो a/2 निकाला, फिर साइन लिया, फिर उसके बाद उससे म्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स लिया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -a किया, तब जाके आपके क्या निकलेगा, मिनिमम डेविएशन, है ना। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसके कैलकुलेशन के जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखो फर्स्ट पहले प्रिज्म के अंदर प्रिज्म इज ए ज्योमेट्री having triangular shape. Prism is a geometry having triangular shape of transparent medium inclined to each other at a certain angle which is called as angle of prism. ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, प्रिज्म इज यूज्ड फॉर डेविएट light and prism is used to deviate light and disperse into 7 colors.